वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। टुडे इज़ नवंबर 30th एंड वी विल कवर टुडेज करंट अफेयर्स एंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट। जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, फार्मर एजिटेशंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड लास्ट वीक हमने काफ़ी डिटेल में इसको कवर किया है। जो अगर हमारे एग्ज़ाम्स के नॉलेज के हिसाब से देखें, सो दैट आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म 3 एग्रीकल्चरल बिल्स हैं जिस पे ऑलरेडी शॉर्ट वीडियोस डाला हुआ है। एंड देन देर इज़ अ इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 जिसको कि हटाने के लिए किसान जो है उसको डिमांड कर रहे हैं। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द फार्मर्स बिल्स। उसी से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ है। एंड जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका ये है कि जो बातचीत है सेंट्रल गवर्नमेंट और किसानों के बीच में, वो 3 दिसंबर को प्रपोज थी। बट नाउ द न्यूज़ इज़ दैट कि पॉसिबली उससे पहले भी बातचीत शुरू हो सकती है। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एग्रीकल्चर बिल्स पे। इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस चैनल पे है, मैं ऑलरेडी आपको लिंक और डिस्क्रिप्शन दे भी चुका हूँ और आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ भी चुका हूँ। सो विल मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ एडिटोरियल। सो एडिटोरियल में हम कवर करेंगे आज का एडिटोरियल इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है। फर्स्ट आर्टिकल है वो रिलेटेड है एमएसपी से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और एग्रीकल्चरल जो बिल है जिसको लेके डिस्प्यूट है उससे रिलेटेड है। नाउ इसको हम कवर करेंगे, इसी में हम समझेंगे अपडेट क्या है। अपडेट है कि जून में जो ऑर्डिनेंसेस आए थे, बाद में एक्ट के रूप में सितंबर में पास किए गए 3 एग्रीकल्चर बिल्स, उनको लेके जो किसान हैं अराउंड 500 फार्मर्स यूनियन हैं वो एजिटेशन कर रहे हैं। और मोस्टली इसमें पंजाब हरियाणा के किसान हैं और वेस्टर्न यूपी के भी जो फार्मर्स हैं उनका भी सपोर्ट मिला है। नाउ उनका डिस्प्यूट क्या है? उनका ये कहना है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इन एग्रीकल्चरल बिल्स जो 3 पास हुए थे, उनका क्रक्स ये है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पे जो किसान की जो प्रोड्यूस है, जो पैदावार है, उस पे खरीदारी की जाए। जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रॉमिस किया है, गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है कि एमएसपी पे ही जो है, एमएसपी के नीचे खरीदारी नहीं होगी, एमएसपी पे ही होगी। बट किसान क्या चाहते हैं? किसान ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट कह रही है उसके लिए एक एक्ट बना दिया जाए, मतलब एक कानून बन जाए। वो ये कहे कि कोई भी व्यक्ति अगर एमएसपी के नीचे किसानों से सामान खरीदता है तो उस पर कानूनन सज़ा होगी। दिस इज़ वन पर्सपेक्टिव। दूसरी पर्सपेक्टिव क्या है? जो पंजाब के किसान है मोस्टली, वो ये चाहते हैं कि जो मंडी सिस्टम है, एपीएमसी सिस्टम है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग सिस्टम, एपीएमसी सिस्टम के थ्रू जो मंडी है वो एज इट इज़ बने रहे। मतलब जो अरहतिया सिस्टम है, जो एक तरीके का जिसको गवर्नमेंट बिचौलिया बोलती है, वो सिस्टम बना रहे। ये मोस्टली डिमांड है जो पंजाब के किसान हैं उनकी। ये भी एक आंकड़ा है, जब मेरा अगर वीडियो आपने देखा होगा तो ये भी एक स्टैटिस्टिक्स है कि जो मैक्सिमम एमएसपी पे जो खरीदारी होती है, मैक्सिमम जो फसल है, वो मोस्टली वेस्टर्न जो इंडिया है, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे उनको मोस्टली लाभ मिलता है 90% से ऊपर। बाकी यहाँ के जो किसान हैं, चाहे बंगाल के हो, बिहार के हो, वो लोग एमएसपी के काफ़ी नीचे ही उनकी खरीदारी हो जाती है। और उसका एक कारण ये है कि मंडी में जो है वो बेचना होता है, लेकिन जो किसान होता है वो अपनी लोकल गांव में, लोकल खेत के आसपास ही जो बिचौलिया है उनको अपना सामान बेच देता है थोड़े से कम दामों में, जिससे कि वो उसका सर्वाइवल हो सके, सर्वाइवल से थोड़ा बेहतर हो सके, और वो लोग जाके आगे बेचते हैं। सो इस कारण से जो मैक्सिमम एमएसपी का जो इश्यूज़ है वो वेस्टर्न यूपी में, या वेस्टर्न यूपी पंजाब हरियाणा में ज़्यादा है, उसमें भी मोस्टली पंजाब में है। सो इसीलिए आप एजिटेशन भी देख रहे होंगे, मोस्टली पंजाब के जो फार्मर्स हैं आपको ज़्यादा मिलेंगे उसमें। और साथ ही साथ किसान चाहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है 2020 का, उसको भी वापस किया जाए, क्योंकि उनसे उनको डर है कि जो सब्सिडाइज जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी वो बंद हो जाएगी। सो ये सब किसानों की डिमांड्स हैं बेसिकली, और इसको लेके धरने पे हैं। एंड लेट्स सी गवर्नमेंट की बातचीत में क्या इसमें से रास्ता निकलता है। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमी में अभी आंकड़े आए हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है उन्होंने डेटा दिया है, भारत का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जो है सेकंड क्वार्टर का, उसको अनाउंस किया है। और इस सेकंड क्वार्टर के जीडीपी में जीडीपी हमारी 7.5% श्रिंक कर गई है। अलग अलग इसके आंकड़े हैं, तो थोड़ा सा समझिएगा, इकोनॉमिक्स है तो जो आंकड़े इसको एक बार समझ लीजिए। सो सेकेंड सक्सेसिव क्वार्टर, इससे पहले वाले तिमाही में 23.5% इकोनॉमी जो है वो श्रिंक हुई थी, सेकेंड क्वार्टर में 7.5% श्रिंक हुई है।
राइटर का ये कहना है कि आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंट दिस इज़ द फर्स्ट ओकेशन जहाँ पे कि कंट्री टेक्निकली रिसेशन में, मतलब लगातार जो जीडीपी की गिरावट है 2 क्वार्टर्स में हो गई, ये पहला मौका है ऐसा। ये उनका ये कहना है कि टेक्निकली द कंट्री हैज़ गॉन इनटू द रिसेशन। नाउ इसमें और भी अलग अलग आंकड़े हैं। एक आंकड़ा ये है कि जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो जीडीपी का सिंगल बिगेस्ट कंपोनेंट है, उसमें भी गिरावट आई है, और वो गिरावट जो है 11% की उसमें गिरावट है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है कि मतलब जो हम लोग अपनी खरीदारी पे जो चीज़ खरीदते हैं उस पर कितना खर्चा कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कोरोना की वजह से मैक्सिमम लोग घरों में ही रहे, तो हम लोग खर्चा कर नहीं पाए, आम पब्लिक खर्चा कर नहीं पाई है, तो हमारे खर्चे में एक्सपेंडिचर में कमी आई है। ओके, नाउ अगेन अदर जो चीज़ें हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, स्पेंडिंग उसमें भी कमी आई है गवर्नमेंट स्पेंडिंग में। हालांकि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंक्रीज दैट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट की जो कंजम्पशन है उसमें। तो ये एक आंकड़ा है। इसके अलावा आंकड़ा है अलग अलग, इसमें जो डेटा है वो डेटा है अलग अलग सेक्टर्स का, कि जो कोर सेक्टर्स है उनका ग्रोथ कैसा रहा है। और अनदर एग्जांपल दिया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सी इंक्रीमेंट हुआ है, लिटिल बिट ऑफ इंक्रीमेंट इज़ देयर, एंड इट्स मोस्टली बिकॉज जो कंपैरिजन हमने किया है प्रीवियस ईयर में, तो प्रीवियस ईयर में इस टाइम पे जो इकोनॉमी थी वो श्रिंक की थी। सो बेसिकली ये आंकड़े हैं अलग अलग। क्रक्स ये है इस पूरे का कि जो इकोनॉमी है वो अफेक्ट हुई है, और इकोनॉमी अफेक्ट होने के बाद में जो कोरोना जैसे जैसे ठीक होगा वैसे वैसे इकोनॉमी में हम लोग रिबाउंड देखेंगे। मैंने पिछले बार भी आपको बताया था कि डिटेल अगर आप स्टैटिस्टिक्स आपको देखना है तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, उसमें कॉमर्स इंडस्ट्री का जो प्रेस रिलीज़ होता है दैट यू कैन सी, उसमें आपको आंकड़े मिलेंगे। बट बहुत ज़्यादा अभी इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम्स हैं देन आप ये आंकड़े आप लिख सकते हैं, अगर नियर फ्यूचर में इफ़ यू हैव एनी एग्ज़ाम। अदरवाइज़ यूपीएससी के लिए जून में प्रीलिम्स वगैरह है, टाइम है, सो आप उतना अभी रटने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इसको समझ लीजिए कि किस तरीके से इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है। नाउ दिस इज़ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। आपको याद होगा कि मैंने आपको कोरोना की वैक्सीन के ऊपर लिखने के लिए मेंस के क्वेश्चंस दिए थे, कोरोना वैक्सीन मैनेजमेंट। सो उसी लाइन पे ये पूरा आंकड़ा है। इसमें क्या है, इसमें कोरोना की वैक्सीन पे बात हो रही है। इस एडिटोरियल में बात कर रहे हैं हम लोग हर्ड इम्यूनिटी की। हर्ड इफेक्ट क्या होता है, हर्ड इम्यूनिटी क्या है? हर्ड इम्यूनिटी में बेसिकली राइटर ये समझा रहे हैं कि अगर भारत की पॉपुलेशन में से मान लीजिए 30 करोड़ लोगों को टीका मिल गया, वैक्सीन मिल गया, तो 30 करोड़ की वैक्सीन मिलने से बाकी जो लोग हैं वो भी अफेक्ट होंगे, इस तरीके से कि वो 30 करोड़ लोग कैरियर नहीं होंगे, मतलब वो लोग कोरोना कैरी नहीं कर पाएंगे, तो वो 30 करोड़ लोग बाकी लोगों को नहीं फैलाएंगे। तो इससे क्या होगा कि उन 30 करोड़ को तो वैक्सीन मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ वो फैलाना भी बंद कर देंगे, तो उससे बाकी लोगों में भी इम्यूनिटी मतलब बाकी लोग भी उससे बचे रहेंगे कोरोना से, क्योंकि उनके आसपास के जो लोग हैं वो 30 करोड़ ऐसे लोग हैं वो उनको वैक्सीनेशन मिल गया है। सो उसको कहते हैं हर्ड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। नाउ फिर ये अलग अलग बातें कर रहे हैं कि कोई भी अगर पैंडेमिक होता है, बीमारी होती है, तो क्या क्या उसके स्टेजेस हैं। फिर वो स्टेजेस बता रहे हैं कि एक स्टेज होता है इंडिविजुअल प्रोटेक्शन, पहले ये खुद को बचो। फिर उसके बाद बताते हैं कि कम्युनिटी कंट्रोल हो, कि पूरी कम्युनिटी में बचाव हो। उसके बाद होता है एलिमिनेशन करना, मतलब उस दवाई को भगाना। और उस चौथा ये बता रहे हैं इरेडिकेशन, मतलब वो हरदम के लिए ख़त्म हो जाए। और इसमें अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे हैं किस तरीके से स्मॉल पॉक्स और कैटल प्लेग्स जो थे उनको इरेडिकेट किया गया, और उसके लिए ज़बरदस्त वैक्सीनेशन किया गया। ना ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसको आप अगर आपका नोट्स है उसमें लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी दवाई का असर किस तरीके से होगा। इंडिविजुअल प्रोटेक्शन, ये चारों आप लिख लेंगे। देन कम्युनिटी कंट्रोल, देन एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन, ये 4 स्टेप्स हैं। तो ये भी हमें डिसाइड करना होता है कि कंट्री किस मोड में जाना चाहती है। उसके बाद ये कह रहे हैं, उसके बाद राइटर जो है ये कह रहे हैं कि क्या हमारे पास अभी ऑप्शन है फिलहाल वैक्सीन्स के। तो वैक्सीन्स के ऑप्शन मैं आपको बता चुका ऑलरेडी कि फाइज़र की वैक्सीन वर्ल्ड लेवल पे है, मॉडर्ना है, स्पुतनिक 5 है। स्पुतनिक 5 काम कर रहा है डॉक्टर रेड्डी के साथ में, और काफ़ी अच्छा 95% के अराउंड उनका वो है। उसके अलावा कोविशील्ड वैक्सीन है जिस पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो काम कर रहे हैं। और उसके अलावा एक और इंडिजिनस वैक्सीन कैंडिडेट है कोवैक्सीन, भारत बायोटेक की,
वो भी अभी काफ़ी ठीक रिजल्ट्स बता रहे हैं। सो ये हमारे पास वैक्सीन्स के ऑप्शंस हैं। ओके, नाउ राइटर ये कह रहे हैं कि हमें किस चीज़ को टारगेट करना चाहिए। इंडिविजुअल प्रोटेक्शन को टारगेट करना है, कम्युनिटी कंट्रोल टारगेट करना है, एलिमिनेशन इरेडिकेशन टारगेट करना है, क्या टारगेट करना है, तो ये हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन हमको टारगेट करना चाहिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मतलब सभी लोगों को टीका लगाओ, सभी लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करिए। और यूनियन गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाएगी, और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को ही बोला है कि यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके इसको रेडिकेट करना है। भारत ने पास्ट में भी पोलियो हो, स्मॉल पॉक्स हो, इनके खिलाफ जंग लड़ी है टीकाकरण की। सो इंडिया हैज़ इनफ एक्सपीरियंस ऑफ टैकलिंग सच पैंडेमिक्स व्हेन इट कम्स टू इम्यूनाइजेशन। नाउ ये भी आपको बता दूं, आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो वैक्सीन है ये कहाँ से प्रमाणित की जाएगी, किसके द्वारा पास किया जाएगा। तो ये याद रहे कि ये आईसीएमआर नहीं, ये होगा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्लियरिंग एजेंसी है जिनके द्वारा वैक्सीन जब पास किया जाएगा तो ही आप उसको रजिस्टर और यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट, व्हाट राइटर इज सेइंग, ये कह रहे हैं अगला जो स्टेप है कि आप प्रायोरिटाइजेशन का कैसे प्रायोरिटाइज करोगे। नाउ अगर जब आप आंसर्स लिखेंगे, कहीं पे भी आप लिख रहे हैं यूपीएससी में, तो आप पॉइंट वाइज लिखोगे कि पहला ये होगा कि वैक्सीन का मतलब क्या है, दूसरा है कि क्या क्या स्टेप्स है वैक्सीनाइजेशन में, वैक्सीन के ऑप्शंस क्या है, और नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रायोरिटी ग्रुप। नाउ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रायोरिटी ग्रुप बनाया है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी था, तो उसमें क्या है, प्रायोरिटी सीक्वेंस क्या रहेगी, हेल्थ केयर वर्कर्स रहेंगे, कोरोना वॉरियर्स, फिर उसके बाद 65 साल से ऊपर के लोग, फिर 50 से 65 65 के बीच के लोग, फिर 50 के नीचे लेकिन जिनको और बीमारियां हैं, और फिर उसके बाद आएंगी जनरल पब्लिक, उसके बाद सबसे लास्ट में। सो ये एक अप्रोच बनाई गई है। अब इस पॉलिसी में अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अब क्या क्या अनरिजॉल्व क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस क्या क्या है, प्रॉब्लम इश्यूज क्या है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब हमारे पास 3 फ्रंट रनर हैं वैक्सीन में। स्पुतनिक है, रशिया वाली है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, और इसको नॉर्मल कोल्ड टेम्परेचर में ये काम कर सकता है। तो अब ये है कि प्राइवेट सेक्टर में भी ये यूज़ रहेगा ना, इसको कैसे हमें यूज़ करना है, क्या हमें इसको चार्ज करना है क्या, या फिर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा वसूलेंगी कंट्री, या कंट्री जो है कम्प्लीटली इसको फ्री कर देगी। तो ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर लेना है। नाउ सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिए कि जब वैक्सीन दिया जा रहा है तो वैक्सीन देना किसको है। क्या अगर आपको कोरोना ऑलरेडी होके आप रिकवर हो चुके हैं और एंटीबॉडी है आप में, तो क्या आपको वैक्सीन देना है या नहीं देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे कि नहीं, उसको नहीं देना है क्योंकि वेस्ट क्यों करना है, लिमिटेड स्टॉक है तो हम क्यों वेस्ट करें, जिसको कोरोना हुआ है और जो रिकवर कर गया उस पर एंटीबॉडी है तो क्यों देना है ना। अगर आप कहेंगे ना, तो फिर देन क्वेश्चन विल बी कि उसमें एंटीबॉडी है या नहीं, तो इसके लिए आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। तो फिर आप दो टेस्ट करेंगे क्या, फिर आप पूरी पब्लिक का पहले एंटीजन टेस्ट कराएंगे देन उसको वैक्सीन देंगे, या फिर सबको ही आप वैक्सीन दे देंगे। लेकिन देन क्वेश्चन ये होगा कि जिसमें ऑलरेडी इम्यूनिटी है उसको वैक्सीन देने की क्या ज़रूरत है, वैक्सीन वेस्ट होगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये जो राइटर है इन्होंने पूछा है, और ये राइटर बहुत ही प्रोमिनेंट लग रहे हैं। टी जैकब जॉन प्रोफेसर हैं ये, सीएमसी हॉस्पिटल वेल्लोर, प्रेसिडेंट इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एमएस, और 2 डॉक्टर्स और है। तो क्वेश्चंस इन्होंने बहुत अच्छे पूछे हैं। अब गवर्नमेंट को ये सब सोचना पड़ेगा कि ये पॉइंट पे सोचना पड़ेगा कि कैसे करें। अगर हमारे पास लिमिटेड टीका है, लिमिटेड वैक्सीन है, तो हम कैसे डिसाइड करें किसको देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसके अलावा ये है कि स्कूल्स में, कि अगर स्कूल में हम दे रहे हैं, अगर हम टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को ही देना पड़ेगा, बच्चों को कैसे देना है वैक्सीन, कितना डोज देना है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। फिर दूसरा है कि जो सीनियर सिटीजन्स घर के अंदर बंद हो गए हैं कोरोना के डर से, तो उनको हम ढूंढेंगे कैसे कि वो कहाँ पे है, कैसे उनको लाके हम उनका वैक्सीनाइजेशन कराएंगे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके अलावा कि क्या वैक्सीन घर घर जाके देना है, या एक फिक्स स्टेशंस पे हमें दवाई का खोल देना, वहाँ पे आके लोग अपना लेंगे। बहुत कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
एंड आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन दिस। और मैंने आपको बताया भी था कि टास्क फोर्स और ये बने हुए हैं उस पर वो काम करने के लिए। सो आई वी कैन होप दैट गवर्नमेंट जो वैक्सीन टास्क फोर्स इज़ वर्किंग ऑन इट। और हमें ये मालूम है कि हमारे पीएम जो है सैटरडे को ही वो 3 जगह पे इंस्टीट्यूट्स में गए भी थे। सो वैक्सीन आ जाने से के बाद ये सब चैलेंजेस शुरू होते हैं एंड वी हैव टू कीप एन आई ऑन दिस। ओके, सो बहुत ज़्यादा कंटेंट है इसमें। आप सारे कंटेंट जो मैंने जितने भी हाईलाइट कर रखे हैं वो अपने आप नोट में डाल लीजिएगा। ओके, नाउ विल मूव टू नाउ दिस इज़ अनदर इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। आज सारे ही जो एडिटोरियल्स आर्टिकल्स आए हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो भी अच्छा है, और आप नॉलेज के लिए सुन रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको ध्यान से सुनिएगा। नाउ दिस इज़ रिगार्डिंग अमेरिका। ये अमेरिका से रिलेटेड है। जो बाइडन है उन्होंने अपनी टीम बनाई है, अपने जो मिनिस्टर्स जिनको आप कह सकते हैं उनकी अपनी टीम बनाई है। क्या टीम है आप इनको समझिए, क्योंकि टीम से मालूम चलता है कि क्या आगे होने वाला है और क्या क्या इनकी पॉलिसीज़ है। तो पहले आप ये राइटर ये कहते हैं कि जो बाइडन जो है इनकी जो पॉलिसी रहेगी ये अमेरिका फर्स्ट से निकल के ये अमेरिका को पावरफुल दोबारा बनाना चाहेंगे, और ये जो यूरोप और बाकी जो कंट्रीज़ है उनके साथ अपने रिलेशंस अच्छा करना चाहेंगे। सो अमेरिका आने वाले दिनों में अपने आप को इम्पोज करेगा और अपनी सुपीरियरिटी जो है वर्ल्ड में एक वर्ल्ड पावर की तरह उसकी तरह एक्ट करने जा रहा है। पहली चीज़ ये है। सेकंड चीज़ ये है, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके टाइम पे यूएनएचसीआर, यूनेस्को, इन सब से अपने आप को निकाल दिया था। सो अब आगे ये होने वाला है कि जो नए इसमें आए हैं मिस थॉमस ग्रीनफील्ड, इनको अपॉइंट किया गया है रिप्रेजेंटेटिव जो बाइडन की तरफ से, जो ऐसे लेवल्स पे काम करेंगी। पहला ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है इसमें एंथोनी ब्लिंकन, इनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि अभी माइक पॉम्पियो है और एक टाइम पे हिलरी क्लिंटन भी थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सो उनको डेप्यूट किया गया है एंथोनी ब्लिंकन को। सो एंथोनी ब्लिंकन ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेंगे। ये मिस्टर बाइडन के साथ काम भी पहले कर चुके हैं। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी हैं उनको बनाया गया है स्पेशल एनवॉय बनाया गया है क्लाइमेट पे के ऊपर काम करने के लिए। नाउ इससे ये मालूम चलता है कि एक अलग ही मिनिस्टर नियुक्त किया गया है क्लाइमेट चेंज पे काम करने के लिए। दैट मीन्स कि अमेरिका के लिए जो क्लाइमेट चेंज या पेरिस एग्रीमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि अमेरिका ने पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 का था उससे बैकआउट कर लिया था। सो जो बाइडन ने ये कहा है कि डे 1 के दिन पेरिस एग्रीमेंट को वो दोबारा साइन करेंगे। नाउ जैक सुलिवन, इनको अपॉइंट किया गया है, इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के रूप में काम किया था। अब वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो बाइडन के एज ए प्रेसिडेंट के रहेंगे वो। सो ये भी एक हाई प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट है। क्यों हाई प्रोफाइल है? क्योंकि जब जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील हुई थी बराक ओबामा के टाइम पे, सो उस पर काम करने के लिए जो बाइडन ने उस पर काफ़ी काम किया था। और बाइडन के साथ काम करने वाले जैक सुलिवन थे, जो कि अब नए एनएसए रहेंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। और हमें ये मालूम है कि ट्रंप ने ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील था उसको ख़त्म कर दिया था। और जो बाइडन ने ये कहा है कि दोबारा ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पे वो जाने वाले हैं, उसको दोबारा लागू करेंगे ना। ईरान के साथ जब न्यूक्लियर डील पे अगर अमेरिका दोबारा जाता है तो पूरे मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है और स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि 4 सालों में काफ़ी चेंजेस आए हैं। ईरान, सऊदी अरेबिया, इज़राइल, सऊदी अरेबिया, यूएई क्लोज आए हैं और ईरान को अपना दुश्मन मानते हैं ना। लेकिन अमेरिका दोबारा ईरान के अगर इस डील के थ्रू क्लोज अगर जाता है तो काफ़ी सारी नए डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप। ओके, नाउ इंडिया के लिए क्या इन सब के फ़र्क पड़ेगा? इंडिया के लिए फ़र्क ये पड़ेगा कि इंडिया जो बाइडन की जो पूरी ये टीम है वो इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर के रूप में देखती है। और बराक ओबामा के टाइम पे जो पॉलिसी थी कि इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर के रूप में देखना, इंडिया की जो परमानेंट सीट है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में उसके लिए समर्थन देना, ये सब चीज़ें रहेंगी। लेकिन साथ ही साथ ये वोकल रहते हैं इंडिया की इंटरनल पॉलिसीज़ को लेके, कश्मीर के ऊपर भी, और जो नया सिटीजनशिप एक्ट था
उस पे कंसर्न्स जो है ये जितने भी नई टीम है उन्होंने दिखाए थे। बट वो अच्छी बात ये है कि वो चाहते हैं कि भारत के साथ बातचीत करके इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करे, लेकिन चाइना की असर्टिवनेस देखते हुए जो अमेरिकन ये टीम है वो चाहती है कि इंडिया के साथ में जो पुराने रिलेशन है वो अच्छे रहे। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि अमेरिका के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे रहेंगे, लेकिन कई इंपॉर्टेंट मुद्दों पे जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे वो डिफ़र भी करेंगे। सो इंडिया वुड बी रेडी फॉर दिस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ये सब नाम आप लिख लीजिएगा नोट्स में, जो भी मैंने बताया, जैक सुलिवन, एंथनी ब्लिंकन, ये सब नाम आपके नोट्स में चले जाने चाहिए। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, ये भी बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, एक ही दिन में सारी चीज़ें आ गई है। नाउ दिस इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर है ये। सो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने पिछले कुछ दिनों में आपको दिया था, उसके लिए आपको ये सारे मटेरियल इसमें मिल गया है, इसको पढ़ ले तो आप। नाउ दिस इज रिगार्डिंग पेरिस एग्रीमेंट। सो राइटर ये कहते हैं, इसमें पास्ट की बात करते हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज पे बातें हुई हैं। तो ही इज़ टॉकिंग अबाउट जो रियो डिक्लेरेशन हुआ था 1992 का और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, उसके बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज टॉक्स अबाउट कि ये जो क्लाइमेट चेंज और इन इश्यूज़ पे, एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे कई समय से बात होती चली आ रही है। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था और 1992 में रियो कॉन्फ्रेंस हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। सो वहाँ पे रियो कॉन्फ्रेंस के बाद में हिस्टोरिक कॉन्फ्रेंस जो बना था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में इंदिरा गांधी ने कहा था, ये था कि जो वर्स्ट पॉल्यूटर है वो है पॉवर्टी, गरीबी जो है वर्स्ट पॉल्यूटर है एज़ कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स। सो एक कोट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज रियो कॉन्फ्रेंस 1992 में हुआ। सो उसमें एक कंसेंसस बना, वो बना यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। तो ये जो एक बना UN फ्रेमवर्क, वो एक मॉडल, उसको ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट माना गया। उसमें ये कहा गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है और डेवलप कंट्रीज़ है, उनके जो कितनी ऑब्लिगेशंस हैं उन सबको बैलेंस किया गया। और ये कहा गया कि जो लग्जरी एमिशंस है, आपको मालूम है कि ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस से, एमिशन से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं ग्लोबल वार्मिंग एटसेट्रा की, जिससे कि तापमान बढ़ेगा पूरे एटमॉस्फेयर का, अर्थ का, और उससे जो पोलर आइस हैं वो पिघलेंगे, बर्फ़ पिघल जाएगी और उससे सी लेवल बढ़ेगा और सी लेवल के पानी बढ़ने से कई जो देश है वो उसमें डूब जाएंगे। तो ये बेसिकली डर है। और ये सब कैसे होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट से। ग्रीन हाउस इफेक्ट से गर्मी टेम्परेचर बढ़ाती हैं और ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं, अलग अलग गैसेस। आप मेरे लिए क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। आप उसको लिखेंगे कमेंट्स में कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। एंड देन आप ये भी लिखिए कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, एंड ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। ओके, नाउ जब ये प्रॉब्लम जब क्रिएट होगी तो इन्होंने ये कहा कि लग्जरी एमिशंस, गाड़ियों वगैरह के एमिशन से ये निकलती हैं। आप ये भी लिखिएगा कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, अलग अलग गैसेस हैं, वो कौन कौन से मोड से निकलती हैं। मतलब एक तो एमिशंस होगी गाड़ियों के, तो उसके अलावा अलग अलग है, अलग अलग गैसेस का एटमॉस्फेयर में आने का अलग अलग मोड हो सकता है। तो डेट ऑल्सो यू विल राइट। सो एक है लग्जरी एमिशंस जो हैं उनको कम करे डेवलप कंट्रीज़ और सर्वाइवल एमिशंस तक अपने आप को रखे। तो ये एक एजेंडा लिया गया। उसके अलावा वहाँ पे जो भी चीज़ें हुई, ये दूसरी चीज़ ये बात की गई कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलके जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, इंडिया और इस टाइप की अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं, उनके लिए ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जाए जिससे उनका एमिशंस, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस कम कर सके। तो वो भी बात की गई ना। उसके बाद आए बर्लिन में 1995 में। वहाँ पे ये जो प्रिंसिपल्स थे उन पे नहीं बात बनी, क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज़ थी वो चाहती थी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका की, उन पे इम्पोज किया जाए कि वो अपने एमिशन से कट कर देना। एमिशंस जो होते हैं वो जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज़ है
और इन सब से भी एमिशंस होते हैं। तो अगर डेवलप कंट्रीज ये चाहती है कि कंट्री लाइक इंडिया वो अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन बंद कर दे, मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा है। लेकिन भारत जैसी कंट्रीज़ को मैन्युफैक्चरिंग पे, इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड रहना पड़ सकता है, कोल पे डिपेंड होना पड़ता है, तो वो नहीं कर सकते। उसके बाद आया क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में बेसिकली एमिशन टारगेट फिक्स किए गए डेवलप कंट्रीज़ के लिए, एंड ये भी कहा गया कि किस तरीके से जो डेवलप कंट्रीज़ है उनको अपने जो गैसेस हैं, एमिशंस हैं, उनको कट करना है। लेकिन अमेरिका वगैरह उससे बैकआउट कर गए। उसके बाद आया कोपेनहेगन अकॉर्ड। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है, 2009 में, और उसमें ये बना अमेरिका और चाइना की कंट्रीज़ जो है, इंडिया और ब्राज़ील को इंक्लूड करके एक नया प्रोटोकॉल बनाया गया, नया जो है एक कंडक्ट जो कोड है वो बनाया गया, और वही जो है उसी तरीके का आके 2015 में वो पास हुआ। अब 2015 का जो पास हुआ उसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्योटो प्रोटोकॉल में मैं आपको बताऊं 97 का जो था उसमें फिक्स किया गया था कि एमिशंस कितने कट करने हैं। लेकिन 2015 में पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ, ये मैंने आपको क्वेश्चन ही पूछा था कि पेरिस एग्रीमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ना, आप इसको समझिए, इसमें आया भी है। क्या है, पहली चीज़ तो ये है कि जितनी भी कंट्रीज़ थी उन सबको एक एग्रीमेंट में ले आए। सभी लोग यूनानिमसली जो है उन्होंने एग्री किया कि ये ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ प्रॉब्लम और ग्रीन हाउस गैस एमिशन शुड बी कट डाउन। हुआ क्या फिर? उसके बाद ये हुआ कि सभी को कहा गया कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस सभी कंट्रीज अपना डिसाइड करेंगे और रेगुलर इंटरवल पे ये घोषित करेंगे कि कितना एमिशंस उनको कट करना है, कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे आने वाले दिनों में। मतलब जो पेरिस एग्रीमेंट था वो प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटा और सभी कंट्रीज पे एक बराबर सबको कर दिया गया, क्योंकि ये कह दिया गया कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उनका रिडक्शन वॉलंटरी है, मतलब आप कितना एमिशंस कट करेंगे आपके ऊपर है। लेकिन पहले के जो अकॉर्ड्स थे उनमें फिक्स किया गया था कि डेवलप कंट्रीज ज़्यादा एमिशंस अपना कट करेंगे। फिर ये हुआ, और उसके बाद ये हुआ कि जो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज को एक मार्किंग रखा गया है उसको भी मीट नहीं कर पाएंगे 2015 अकॉर्ड के कारण। 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट है उसमें यह है कि जो भी कंट्रीज है, रिच हो, पुअर हो, डेवलप हो, डेवलपिंग हो, सभी अपना ग्रीन हाउस एमिशंस कट करेंगे। लेकिन किसी पे कोई चीज़ मैंडेटरी नहीं है और ना ही कोई फाइन की बात की गई, कोई पेनल्टी की बात नहीं की गई है। सो दिस इज़ वेरी बैड। उसके बाद हर कंट्रीज़ को नेक्स्ट राउंड का हर 5 साल में अपना नेक्स्ट राउंड का जो रिक्वायरमेंट है वो अपना बताना होता है कि कितना वो कट करेंगे। और उसके बाद ये है कि जो 2000 हमें ये भी एक ध्यान रहे कि एक है कि जो साइंस ये कहता है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जो कोरल रीफ्स है 70 to 90% वो सभी ख़त्म हो जाएंगे और 2 डिग्री सेल्सियस पे कुछ भी नहीं बचेगा। सो इसीलिए जो पेरिस एग्रीमेंट में जो ये बातें कही गई वो एग्रीमेंट्स इज़ नॉट अप टू मार्क। एंड यूएस प्रेसिडेंट हैं वो ये कहते हैं कि 2050 तक नेट जीरो एमिशंस पे वो चले जाएंगे, मतलब जीरो एमिशंस हो जाएंगे उनकी ग्रीन हाउस गैसेस की। 2030 का टारगेट किया गया था। ये है जो एनजीओज हैं या फिर जो लोग हैं वो चाहते हैं, जो इसके चैम्पियंस हैं ग्रीन हाउस गैसेस कम करने के, क्लाइमेट चेंज के जो एडवोकेट्स हैं, वो ये चाहते हैं कि 2030 तक अमेरिका जो है अपना जीरो एमिशन जो है वो जीरो कर दे। बट जॉय बाइडन ने ये कहा है कि 2050 तक उसको करेंगे। सो ये पूरा उसका क्रक्स है बेसिकली, पेरिस एग्रीमेंट का बेसिकली ये क्रक्स है कि जो सारी चीज़ें हैं वो वॉलंटरी हो गई हैं और जो एक तरीके से मैंडेटरी होनी चाहिए वो नहीं रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है, डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस पूरे को ही एक हॉक्स बताया और एक तरीके से फ्रॉड बताया पूरे इस क्लाइमेट चेंज और इस पूरी थ्योरी को। सो वो एक अलग स्टोरी है। बट अब जो बाइडन इज़ देयर एंड उनको ये लगता है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक सीरियस कंसर्न है, एक सीरियस प्रॉब्लम है और इसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। सो दैट्स अ गुड आर्टिकल, यू कैन टेक वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम दिस।
ओके, नाउ अनदर आर्टिकल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, शॉर्ट में बता देता हूँ। ये रिलेटेड है इज़राइल और ईरान से, स्ट्रेटजिक का इंपॉर्टेंस है भारत के लिए भी। अभी कुछ दिन पहले ही ईरान के एक साइंटिस्ट हैं मोहसिन फ़खरीज़ादे, इनका असैसिनेशन हो गया और असैसिनेशन का ब्लेम हुआ है इज़राइल के ऊपर। नाउ इसमें गेम क्या है, राइटर क्या कह रहे हैं इसमें? राइटर ये कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर, ईरान के इस जो साइंटिस्ट है, इसको असैसिनेशन इसका हो गया। तो इसमें यह है कि जो एग्रीमेंट किया गया था बराक ओबामा के टाइम पे, ईरान की जो न्यूक्लियर डील थी जो की गई थी, उसमें यही था कि ईरान जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको रोकेगा और उसके चेक के अंदर लेके आएगा। नाउ इज़राइल का ये कहना है, जो राइटर का ये कहना है कि इज़राइल ने ये सोचा है कि ट्रंप के जाने के बाद में जो बाइडन ने ये कहा है कि उस न्यूक्लियर डील को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, दोबारा अमेरिका जो है इसको स्टार्ट करेगा। और ईरान ने भी कहा है कि वो भी उसको दोबारा स्टार्ट करना चाहता है। नाउ प्रॉब्लम ये है कि इज़राइल ये चाहता है इस टाइम पे कि डोनाल्ड ट्रंप के अभी भी 2 महीने हैं, ही विल बी देयर टिल जनवरी 20। नाउ व्हाट ही वांट्स कि इस असैसिनेशन के बाद में ईरान ने भी धमकी दिया है कि ईरान भी जो है हमला करेगा दोबारा। सो इज़राइल एग्जैक्टली यही चाहता है कि ईरान रिटेलिएट करे, हमला करे, या फिर इज़राइल के को टारगेट करे, या उनके जो अमेरिका के अलाय हैं गल्फ़ एरिया में, जो अरब कंट्रीज़ है, उन पे जो अमेरिकन स्ट्रेटजिक लोकेशंस हैं, इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं, उन पे अटैक करे। तो उससे क्या होगा, एक अमेरिका को एक बहाना मिल जाएगा, इज़राइल को एक बहाना मिल जाएगा। एंड इज़राइल ये चाहता है कि अमेरिका को भड़का के जब ईरान रिटेलिएट करेगा तो उस पर अटैक करे दोबारा। और अगर ईरान रिटेलिएट नहीं करता है तो इज़राइल ये शो करेगा कि इज़राइल इज़ नाउ अ वीक कंट्री। सो यही कारण के चलते ईरान में असैसिनेशन किया गया, ये राइटर का कहना है। और जॉय बाइडन के आने से पहले पहले अमेरिका जो है उसके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है ईरान के, उसको ख़त्म कर दे। सो दिस इज़ द बिग गेम, ये एक बड़ा स्ट्रेटजिक गेम है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, और इसको मैंने आपको समझाया भी था, आपको अगर याद होगा तो आई हैव क्लियरली एक्सप्लेन्ड यू कि जो नया चेंज वर्ल्ड है उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, इज़राइल के करीब आ गए हैं और वो ईरान को दुश्मन मानने लगे हैं। सो उसी का अब नतीजा वहाँ पे देख रहे हैं। ओके, सो दैट्स इनफ ऑफ आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल। आज के जितने भी आर्टिकल एडिटोरियल थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, लेकिन हम लोग इस पर कई बार बात कर चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग लगातार इस पर बात कर रहे थे, तो दिस इज़ नॉलेज वाइज भी बहुत ही अच्छे आज के पूरी आर्टिकल्स थे। नाउ दिस इज़ वन शॉर्ट न्यूज़, इसमें है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये ओआईसी एक ग्रुप है, इस ओआईसी ग्रुप ने इंडिया के स्टैंड, कश्मीर के स्टैंड को वो क्रिटिसाइज़ किया है। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ये क्या है आप मुझे बताइए कमेंट्स में, और इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं वो आप मुझे बताइएगा, कितनी कंट्रीज़ हैं, और ओआईसी क्या है, क्या ये इसका मैंडेट है और इसका कितना इम्पैक्ट है, दैट यू टेल मी। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो खुद आप देख सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप इंपॉर्टेंट ये है कमेंट्स में आप लिखिएगा कि ओआईसी क्या है, कब इसका गठन हुआ और कितनी इसकी कंट्रीज़ हैं इसमें, और कौन इसमें मेन कंट्रीज़ हैं, दैट यू कैन राइट। ओके, नाउ विल सी नेक्स्ट न्यूज़। चाइना की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चाइना ने जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, इस ब्रह्मपुत्रा रिवर को, जिसको यारलुंग ज़ांगबो तिब्बत में जिसको बोलते हैं, या नाम याद रखिएगा, यारलुंग ज़ांगबो ब्रह्मपुत्रा रिवर को बोलते हैं, उस पे जो लोअर एरियाज़ है वहाँ पे डैम बनाने की बात कही है ना। उसका रेमिफिकेशन भारत पे हो सकता है, रेमिफिकेशन भारत पे फ्लडिंग एट्सेट्रा के रूप में हो सकती है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट न्यूज़, और हमें ये देखना होगा कि वेदर ये डैम वगैरह की बात आफ्टर द वॉर है, आई मीन अब आफ्टर वॉर लाइक सिचुएशन है जो लद्दाख में टसल है उसके कारण है या क्या है। बट एज ऑफ नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है पूरा नॉर्थ ईस्ट से निकलती है, और अक्सर ब्रह्मपुत्रा में जो है बाढ़ भी आती रहती है। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट यू कैन लुक इनटू डीप। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट अगेन, ये अफ़गानिस्तान से है न्यूज़ ये। और अफ़गानिस्तान में जो तालिबान था और अफ़गान गवर्नमेंट के बीच में बातचीत चल रही थी दोहा कतर में, लेकिन वहाँ पे एक न्यूज़ है कि अफ़गानिस्तान में 31 शोल्डर्स मारे गए हैं, एक अटैक हुआ है उनके बेस पे।
सो इसकी जिम्मेवारी, हालांकि तालिबान ये कहता है कि हम तो बातचीत में हैं, बट दिस इज़ वेरी बैड न्यूज़, क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस है वो अफ़गानिस्तान से विड्रॉ होने वाले हैं। एंड उनके विड्रॉल के बाद में अगर वहाँ चलती रही तो तालिबान विल हैव अ ग्रेटर होल्ड, एंड थ्रू तालिबान आईएसआईएस का भी वहाँ पे कब्ज़ा हो जाएगा। और अफ़गानिस्तान में भारत के बहुत स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है, एंड पाकिस्तान कैन यूज़ ऑल दिस टेररिस्ट फॉर terrorism in Kashmir or India. So that is one thing which India will have to check. Okay. This is another news. चाइना और नेपाल के बीच में जो चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर है वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली से मिले हैं, एंड नेपाल के जो चीफ है उससे। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज चाइना जो है लगातार नेपाल के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनमें, नेपाल के इंटरनल अफेयर्स में लगातार इंटरवन करता रहता है। सो इसी के कारण नेपाल के और भारत के जो बीच में स्ट्रेटजिक डिफरेंस थे, या भारत के बीच में जो टसल हुआ था, वो कहीं ना कहीं वो चाइना के द्वारा ही वो भी प्लांट किया गया था। एंड उसके बाद भी नेपाल का नया मैप एक्सेट्रा हमने देखा था। सो इंडिया विल हैव टू कीप अ वॉच ऑन दिस, एंड आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन की जो नोट्स हैं उसमें इसमें से जो इम्पोर्टेंट ये जो डेवलपमेंट है दैट यू कैन पुट इनटू योर इंटरनेशनल रिलेशंस। इंडिया नेपाल का जो रिलेशन है उसमें आपने पॉइंट्स बनाया उसमें ज़रूर डालिएगा कि किस तरीके से चैलेंजेस आ रहे हैं। ये इथियोपिया, आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड यू, पुराने वीडियोस में इथियोपिया के ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछा था, और सेम लड़ाई जो मैंने आपसे पूछा था, जो लड़ाई है इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग, आगे चल रही है टिग्रे लीडर्स और इथियोपिया के बीच में। सो उस समय मैंने आपसे पूछा था कि इथियोपिया और उसके आसपास की कंट्रीज़ कौन कौन सी है। सो आप लोगों ने आंसर्स किया था उसको। ओके, नाउ दिस इज़ इम्पोर्टेंट। नाइजीरिया में बोको हराम ने 110 लोगों को मार दिया है, और ये भी एक लड़ाई है काफ़ी टाइम से जो चल रही है नाइजीरिया में, एक तरीके से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसका है। नाउ आज टास्क में ये है कि आप बताइए कि नाइजीरिया जो है ये कहाँ पे है, उसकी कैपिटल क्या है, और नाइजीरिया एंड बोको हराम का क्या डिस्प्यूट है। सो आप ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप चेक करिए। और इंडिया का क्या इंटरेस्ट है नाइजीरिया में। नाइजीरिया में भी भारत की कई कंपनीज हैं वो डील करती है। सो आप भारत के काफ़ी लोग हैं वो भी नाइजीरिया में काम करते हैं। सो आप मुझे बताइएंगे कि नाइजीरिया कहाँ पे है, क्या उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। एक तो रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है नाइजीरिया की। सो दैट ऑल्सो यू कैन टेल मी इन टू कमेंट्स। एंड नाइजीरिया एंड बोको हराम का क्या डिस्प्यूट है, व्हाट इज़ बोको हराम, दैट यू टेल मी। ओके, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये आप याद रखिएगा, ये कहीं भी आ सकता है। ये कावा ये हाथी का नाम है, और ये लोनलीएस्ट एलिफेंट है। ये पाकिस्तान में था ये लोनलीएस्ट एलिफेंट, और अब ये जा रहा है कंबोडिया, जहाँ उसको सेंचुरी में, जहाँ उसको नए साथी मिलेंगे। सो आप कहीं भी प्रीलिम्स वगैरह के लिए ये नाम याद रखिएगा। 36 ईयर का है, ओवरवेट हाथी है, एलिफेंट है। सो नाउ इट्स गोइंग टू Cambodia to be with his new friends. Okay, so that's all. हमने काफ़ी कवर कर लिया आज पे। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट्स, बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स थे, और क्वेश्चंस भी मैंने आपसे पूछे हैं दैट यू हैव टू आंसर मी। सो आप वो सब आंसर करिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस।